हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल एक ऐसा युग है जिसमें काव्य सौंदर्य, शिल्प और अलंकरण का अभूतपूर्व विकास हुआ। यह काल भारतीय समाज में राजनीतिक अस्थिरता और राज दरबारों की सांस्कृतिक संरचना के बीच पनपा। इस युग के कवि अपनी काव्य प्रतिभा से राजाओं और दरबारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से काव्य रचना करते थे। इस युग में प्रेम, श्रृंगार, प्रकृति, भक्ति और नारी सौंदर्य का अत्यधिक चित्रण हुआ, जो पाठकों को मोहक अनुभूति प्रदान करता है। रीतिकालीन काव्य की विशेषता यह है कि इसमें काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए काव्य का सृजन किया गया। इस युग में तीन प्रमुख काव्य धाराएं विकसित हुई: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिकालीन कवियों ने काव्य को शास्त्र और भावनाओं का संगम बनाया। यह व्याख्यान आपको इन तीनों धाराओं की विशिष्टताओं, उनके कवियों और उनके काव्य में छिपी गहराइयों से परिचित कराएगा। इसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि यह युग केवल अलंकारों और रसों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें तत्कालीन समाज और संस्कृति का अद्भुत चित्रण भी हुआ है। केशव के कई दशक बाद चिंतामणि से लेकर 18वीं सदी तक हिंदी में रीति काव्य का अजस्र स्रोत प्रवाहित हुआ, जिसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों और तत्संबंधी सरस संवेदनाओं की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक रूप में हुई। सबसे पहले हम रीतिबद्ध काव्यधारा के विषय में जानते हैं। रीतिबद्ध उन कवियों तथा आचार्यों को माना गया है जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रतिपादित काव्यांगों के आधार पर लोक भाषा हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ऐसे कवि आचार्यों ने काव्यांगों के लक्षण भी प्रस्तुत किए हैं तथा उनके सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। ऐसे रीतिबद्ध काव्य की रचना करने वाले कवियों ने अपने आप को कवि तथा शिक्षक माना है। इन्हें काव्य शास्त्र के रचयिता कवि अथवा आचार्य कहना अधिक उपयुक्त है। ऐसे रीतिबद्ध आचार्यों ने संस्कृत के अलंकार संप्रदाय को विशेष रूप से तथा रीति, ध्वनि तथा वक्रोक्ति को गौण रूप से आधार बनाया है। ऐसे आचार्य कवियों ने उस समय के सामंतों, राजाओं, नवाबों, अमीरों, रईसों, कवियों तथा रसिक सामाजिकों के लिए संस्कृत भाषा में पूर्व रचित काव्यांगों को लोक भाषा में प्रयुक्त करने का प्रयास किया था। रीतिकाल में साहित्य और दरबारी संस्कृति के बीच बड़ा गहरा संबंध है। इस काल के कवि अपने आश्रयदाता सामंतों के यहाँ रहते थे, उनके मनोरंजन के लिए साहित्य रचना करते थे। कवि अब सहज अनुभूति की प्रेरणा से काव्य रचना नहीं करते थे। साहित्य कवियों के अर्थ प्राप्ति का साधन हो गया था। इस स्थिति में रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ, जो सामंतों द्वारा पोषित थी और शास्त्र द्वारा रक्षित। इन कवियों के मानसिक गठन में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं मिलता है। उन्होंने जीवन के प्रश्न से अलग हटकर विशुद्ध कला के प्रश्नों को अपने साहित्य की बुनियाद में रखा। रीतिबद्ध आचार्य कवियों ने किसी नए काव्य सिद्धांत की स्थापना नहीं की। इसी कारण इन रीतिबद्ध आचार्यों के लक्षण ग्रंथों में मौलिकता अथवा गहनता नहीं आ पाई। वे तो एक पूर्व प्रतिष्ठापित बंदी बंदाई परिपाटी का अनुसरण करते रहे। इन्हें संस्कृत साहित्य शास्त्र से तत्कालीन युग की प्रवृत्ति के अनुसार सरल, रोचक
तथा श्रृंगार परक सामग्री को ही ग्रहण किया। ऐसे रीतिबद्ध आचार्य अलंकारों तथा नायक नायिका भेद आदि के निरूपण में ही उलझे रहे। उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र के गंभीर प्रश्नों को नहीं पूछा। रीतिबद्ध आचार्य कवियों ने दोहरी भूमिका निभाई। वे लक्षण ग्रंथ भी रचते रहे तथा अलंकार प्रदान कविता भी करते रहे। इन्होंने अधिकांश साहित्य पद्य में ही रचा। इस वर्ग में भी दो प्रकार के साहित्यकार सामने आते हैं। एक तो ऐसे आचार्य कवि है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे और साथ ही साथ लक्षण ग्रंथ भी रचे। रीति काव्य रचना का आरंभ संस्कृतज्ञ आचार्य केशवदास ने किया, जिनकी सर्वप्रसिद्ध रचनाएं कविप्रिया, रसिकप्रिया और रामचंद्रिका है। कविप्रिया में अलंकार और रसिकप्रिया में रस का सोदाहरण निरूपण है। उन्होंने लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित्त सवैये में दिए हैं। लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की यही परंपरा रीति काव्य में विकसित हुई। रामचंद्रिका केशव का प्रबंध काव्य है, जिसमें भक्ति की तन्मयता के स्थान पर एक सजग कलाकार की प्रखर कला चेतना प्रस्फुटित हुई। रीतिबद्ध काव्य द्वारा वह काव्य है जिसमें रीति अर्थात परंपरागत काव्यशास्त्र को हिंदी में प्रत्यक्ष रूपांतरित न करके रीति अथवा परंपरागत काव्यशास्त्र का पूर्ण अनुसरण व निर्वाह किया गया। रीतिबद्ध काव्य लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होता है। केशवदास के अनुसार अलंकारों के बिना कविता नहीं हो सकती है। वे ये भी कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। केशवदास ने 9 ग्रंथों की रचना की है। इस कोटि के दूसरे कवि है चिंतामणि, भिखारीदास, मतीराम, देव, ग्वाल, भूषण, पद्माकर आदि। दूसरे वर्ग के रीतिबद्ध आचार्यों में उन काव्य शास्त्रियों का नाम आता है जिन्होंने केवल लक्षण ग्रंथ ही लिखे, परंतु कवितामय लक्ष्य ग्रंथ नहीं लिखे। ऐसे आचार्यों में श्रीपति का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि रीतिबद्ध काव्य वह है जिसमें रीति का साक्षात निरूपण न होकर उसका निर्वाह व अनुसरण मात्र होता है। सही अर्थ में रीतिबद्ध काव्य के सर्जक कवि होते हैं, आचार्य नहीं। अब हम रीति सिद्ध काव्यधारा के विषय में जानते हैं। रीति सिद्ध काव्य से अभिप्राय उस दरबारी काव्य से है जिसके अंतर्गत कवियों ने परंपरागत काव्यशास्त्र का निर्वाह करने के साथ ही उसमें सिद्धता भी प्राप्त की थी। अवलोकनीय बात यह रही कि इन कवियों का आचार्यत्व इनके कवि कर्म में बाधक नहीं बना। रीति सिद्ध कवियों को काव्य कवि की संज्ञा दी जा सकती है। ऐसे साहित्यकारों अथवा कवियों ने अलंकारों तथा नायक नायिका भेद के लक्षण प्रस्तुत नहीं किए, पर अपने सरस एवं श्रृंगार परक मुक्तक काव्य में ऐसे उदाहरणों की रचना की जिनसे एक और तो उनके चमत्कार की दाक जमे तथा दूसरे उनकी कविता को श्रृंगार रस की निष्पत्ति के लिए पोषण भी मिले। ऐसे कवियों में आचार्यत्व की पदवी प्राप्त करने की लालसा चाहे रही हो, पर वे लक्षण ग्रंथ नहीं लिख पाए। अतः ऐसे कवियों को केवल काव्य कवि या रस सिद्ध कवि कहा जा सकता है। ऐसे रस सिद्ध कवियों में बिहारी विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर प्रतिपादन किया है कि
नायक नायिकाओं के लक्षण प्रस्तुत न करके भी दोहों के माध्यम से स्पष्ट संकेत मिल जाते हैं कि अमुक दोहों में वर्णित या चित्रित कौन सी नायिका है। रीति सिद्ध कवियों ने काव्य के दोनों पक्षों अर्थात कला पक्ष एवं भाव पक्ष पर एक समान बल दिया। भावाभिव्यक्ति हेतु इन्होंने आलंकारिक शैली को अपनाया, पर इनका मुख्य लक्ष्य तो रसानुभूति कराना था। रीति सिद्ध कवियों को संस्कृत साहित्य का तथा संस्कृत साहित्य शास्त्र का सम्यक ज्ञान था, परंतु उन्होंने संस्कृत जैसे लक्षण ग्रंथ रचने का मोह नहीं रखा। उन्होंने तो उस प्रकार की साहित्य की रचना की जिसके द्वारा प्रकारांतर से तो कोई काव्य शास्त्रीय सिद्धांत पुष्ट होता हो, पर उसमें किसी सिद्धांत विशेष का आग्रह न हो। दूसरे शब्दों में कहें तो रीतिकाल में उस काव्यधारा को रीति सिद्ध काव्यधारा का नाम दिया गया है जिसमें रीति काव्य की बंदी बंदाई परिपाटी में विश्वास रखते हुए भी उन कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि कविता का मुख्य उद्देश्य रस प्राप्ति समझते हुए केवल ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिनसे काव्यांगों को समझा जा सकता है। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवियों में बिहारी, रसनिधि, नृप शंभु, नेवाज, सेनापति आदि प्रमुख है। अब हम रीति मुक्त काव्यधारा के विषय में जानते हैं। रीति काल में जो तीसरी काव्यधारा बही उस पर विद्वानों में मतभेद नहीं है, वह है रीति मुक्त काव्यधारा। रीति काल में जिन कवियों ने अपनी रचनाओं द्वारा स्वच्छंदता पूर्वक प्रेम की कसक या प्रेम की पीर को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ऐसे कवियों को रीति मुक्त माना गया है। रीति मुक्त काव्य को स्वच्छंद काव्यधारा भी कहते हैं। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी काव्य व्यंजना प्रदान होता है, उसमें सांकेतिकता अधिक होती है, इसलिए थोड़ी बहुत मात्रा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी उसमें आ गई है। इस काव्य में रूप सज्जा की प्रधानता नहीं होती, व्यक्तिगत अनुभूतियों की यथार्थ अभिव्यक्ति पर दृष्टि रहती है। इन्होंने लक्ष्य तथा लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, केवल मुक्तक काव्य की शैली में श्रृंगार, नीति, वीर तथा भक्ति की मुक्तक रचनाएं रची। ऐसे कवियों में गणानंद, आलम, भूषण, ठाकुर, लाल, सुदन, बंद, द्विजदेव तथा गिरिधर आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अंततोगत्वा कह सकते हैं कि इस युग में काव्य की विशाल भूमि दिखाई देती है और विभिन्न विषयों को विभिन्न काव्यधाराओं के माध्यम से रचा गया है। यह अमूल्य काल है।